ये जो अब कंटेंट रिव्यू की बात आई है इस मसले में, कंटेंट को रिव्यू किया जाएगा और वहां जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के समक्ष जो हेड है नेटफ्लिक्स के वो उपस्थित हुए थे, कैसे इसको देखा जाए? पूरा जो विवाद है, क्या ऐसी कोई आवश्यकता इसकी थी जो खड़ा किया गया है? क्या कुछ आप देखते हैं कहीं इसके पीछे एक और की जो आज वो कंटेंट हेड जो कह के आए हैं वहां, कोई दबाव की राजनीति भी दिखती है इसके पीछे? सब पर आपकी राय, अविनाश सर, ओपनिंग रिमार्क कैसा? शुक्रिया सर, संजीव सर, सारे लोग हमारे दिग्गज हैं, सीनियर हैं इस पैनल में, और मैं सोच रहा था कि मैं सबकी बात सुन करके थोड़ा थोड़ा उनसे चुरा करके अपनी राय व्यक्त करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपने मुझे ही बुला लिया। तो दरअसल क्या है कि ये नया फिनोमेना तो है नहीं, 2014 के बाद से ही हम ये सारा कुछ देखते आ रहे हैं। जैसे लैला एक सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे, उसका दूसरा सीजन कभी नहीं आ पाया, कभी ये समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं आया, क्योंकि वो सीरीज जो थी वो एक खास किस्म की जो विचारधारा है, जो हिटलर से लेकर के अभी तक थोड़े थोड़े मतलब ग्लिम्सेस में अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। और पिछले 10 सालों में हमने भारत में इसके बहुत सारे जो टुकड़े देखे, तो उसके लिहाज से वो काफी ब्रेव सीरीज थी, लेकिन उसका दूसरा सीजन नहीं आ पाया। एक बहुत अच्छी सीरीज आई थी, पॉलिटिकल ड्रामा था, तांडव, मुझे लगता है ये प्राइम वीडियो पे, अमेजन प्राइम वीडियो पे आया था। उसको हमारे दोस्त ने ही लिखा था, जो कि हिंदी के बहुत अच्छे लेखक भी हैं, गौरव सोलंकी। अब उस सीरीज के बाद प्राइम वीडियो के ऊपर बहुत सारे केसेस जो है पूरे देश भर में दर्ज कर दिए गए, और लंबे समय तक, लगभग मुझे लगता है कि 2-2.5 महीने तक उनके लोग जो है वो भागते फिर रहे थे गिरफ्तारी से बचने के लिए। उसके बाद ओटीटी ने घोषित तौर पे तो नहीं, लेकिन अघोषित तौर पे अपने यहाँ एक लीगल टीम बिठा ली थी, क्योंकि जैसे ही हम कोई कंटेंट उनको पिच करते हैं, तो वो सबसे पहले, अगर उनको पसंद आती है कोई चीज, तो वो लीगल टीम को भेजते हैं। लीगल टीम उसमें देखता है कि भाई इसमें कोई ऐसा मसला तो नहीं है जिसकी वजह से हम किसी केस में पड़ेंगे। तो 2-3 चीजें जो है उन लोगों ने आमतौर पे डिकोड की थी अपने लेवल पे, कि हम किसी शहर के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उस शहर का आदमी जो है खड़ा होकर केस कर देगा और हमको जाना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि हम किसी हिंदू धर्म से जुड़े हुए किसी भी देवी देवता का नाम जो है किरदारों के का नाम नहीं रखेंगे, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। तो ये सारे नियम तो बने हुए थे, लेकिन जहां तक अनुभव सिन्हा की सीरीज के संदर्भ में हम लोग बात करना चाह रहे हैं, तो जाहिर है कि ये फैक्ट पे आधारित चीजें हैं। इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपने अपने मन से सोच करके उसका नाम रखा है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि मतलब कमाल का ये विवाद है, जो होना नहीं चाहिए, दुखद है। क्योंकि आप देखिए कि होम मिनिस्ट्री की 2000 की जो प्रेस रिलीज है ना, वो साइट, मतलब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की साइट पे जो है, और गृह मंत्रालय की साइट पे भी रखी हुई है, जिसमें भोला और शंकर जो है दोनों ही मौजूद है। उसके अलावा बर्गर नाम है, उसके अलावा आपको डॉक्टर नाम है, उसके अलावा चीफ नाम है, जिन नामों से वो सारे आतंकवादी एक दूसरे को बुलाते थे, मतलब मैसेज कन्वे करते थे। उनके असली नाम अलग अलग तरीके से थे, सन्नी, शकीर, मिस्त्री, शाहिद, इब्राहिम, ये सारे नाम थे उनके। अब है क्या कि लोगों का ये कहना है, जो सवाल उठा रहे हैं कि ये नाम यूज नहीं होना चाहिए, उन लोगों का कहना है कि भाई हमको शुरू में ही बता देना चाहिए कि वो भोला और शंकर नहीं है, वो मिस्त्री, शाहिद या इब्राहिम है। तो बेसिकली सवाल ये है कि जो फिल्मकार की अपनी एक भाषा होती है, कहानी कहने का उसका अपना एक तरीका होता है कि कब किस नाम को रिवील किया जाए। क्लाइमेक्स होता है, प्री क्लाइमेक्स होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, ये सारी चीजें जो है वो अपनी स्क्रीन प्ले की लैंग्वेज में वो इजाद करने की कोशिश करता है कि हम कहानी कैसे कैसे कहें कि एक हुक फंसा रहे। तो जो फैक्ट एंड फिगर हैं, उसके आधार पे फिक्शनल तरीके से डेवलप किए गए एक शो पर जिस किस्म का विवाद है, वो मूर्खतापूर्ण है।
लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में इन चीजों को लेकर के विवाद अगर होगा तो वो भी जानते हैं कि जो असली मुद्दे हैं, है ना, उन पर बातें कम होंगी। मैं दो तीन चीजें और आपको बताना चाहता हूं कि जैसे बहुत सारी फिल्में जो हैं, जो प्रोपेगेंडा जिसको हम सीधे सीधे कहेंगे, उसके लिए कोई हर्डल क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि फैक्ट एंड फिगर को लेकर के मतलब जो तहस नहस हो सकता है उस कंटेंट में वो उन लोगों ने किया हुआ था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने बहुत आसानी से पास कर दिया जी। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं कि पिछले साल केरल स्टोरी आई थी, पिछले साल केरल स्टोरी में उन्होंने कहा था कि भाई 300 से ज्यादा जो हिंदू लड़कियां हैं उनका धर्मांतरण करके और उनके साथ जो जो हुआ, फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैक्ट एंड फिगर गलत है, मतलब 2 या 3 केस हुए थे, उसको लेकर के आप लोग इतना बड़ा तांडव कर रहे हैं, तो आप दीजिए, उसमें मेंशन कीजिए। और फिल्म में ये मेंशन भी किया गया है कि भाई इतने ही लोगों के आधार पे ये पूरा फिक्शन तैयार किया गया है, लेकिन लोगों को तो इससे मतलब नहीं है। लोगों को के लिए जो एक हवा बन जाती है वो हवा बन जाती है। तो बहरहाल ये जो पूरा तमाशा है, मुझे लगता है कि ये तमाशा अब भी नहीं रुक पाया है, जबकि हमको पर्सनली लगता था कि 2004 मतलब जून 4 के बाद जिस किस्म का रिजल्ट आया उसके बाद थोड़ा सा ये मुलायम होंगे, लेकिन मेरी फिल्म के साथ भी इन्होंने प्रॉब्लम फंसाया। एक हमारे दोस्त हैं निखिल आडवाणी, उनकी फिल्म वेदा में उन्होंने इतने सारे कट दे दिए कि फिल्म का कोई मतलब ही नहीं रह गया। और इसको बैलेंस करने के लिए मुझे लगता है कि कंगना रनौत की जो फिल्म है उसमें भी उन्होंने जो है वो थोड़ा पेच फंसाया हुआ है, क्योंकि वो अपने की एक बलि देकर के एक पूरा जो मैसेजिंग ये करना चाहते हैं कि हम न्यायवादी हैं, ये सब कुछ नहीं है। वो उनकी फिल्म आसानी से आ जाएगी, लेकिन अनुभव सिन्हा की सीरीज के साथ जो हो रहा है बहुत दुखद है। और देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट आ रहा है, सिनेमा या सीरीज, उसके लिए सेंसर बोर्ड की कोई गाइडलाइन, उसको सेंसर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। जैसे हम अपना ट्रेलर भी अगर लॉन्च करते हैं तो वो भी हमको सेंसर उस सर्टिफिकेट उसका इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हम उसको फिल्म के पर्दे पर देखते हैं कई बार। लेकिन अगर हम सीधे यूट्यूब पे डाल दें, कहीं डाल दें, तो उसके लिए किसी सेंसर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। तो आप पहले से उस कंटेंट को आपको देखने की इजाजत नहीं है, तो रिलीज होने के बाद उस पर इस तरह की चीजें आप डाल दो कि तीसरा आदमी घबराए इस तरह की बात करने से, या इस तरह की बात अगर फैक्ट भी है तो उसको कहने से पहले 50 बार सोचे, क्योंकि इसमें 50 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, है ना। तो पैसे वाला डरता है, कंटेंट वाला उस तरीके, लिखने वाला डरता नहीं। लिखने वाले को फैक्ट एंड फिगर से मतलब होता है, बाकी जो लिखने के बाद का सफर होता है सिनेमा या सीरीज में, वो संसाधन का सफर होता है। तो उसको कैसे डराया जाए, इसकी पूरी कवायद है। बाकी तो बड़े बड़े लोग प्रकाश जी, अजय जी और राजेश जी कहेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। लेकिन एक वो आपका जो एक्स आपने कल किया था, उसकी भी 2-3 लाइनें, 6 लाइनें, बहुत आपका रोचक नहीं, एक्स है। मैंने आपके क्या है कि मैंने इस पूरे मसले पर, मैं आमतौर पे लिखता नहीं हूँ ट्विटर पे, क्योंकि ट्विटर पे लिखने से मुझे भेज देते हैं जेल वेल, तो इस वजह से नहीं लिखता हूँ। लेकिन कल मुझे बहुत गुस्सा आया, तो राजेश बादल जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, चकबस्त नाम के एक बहुत बड़े शायर हुए, है ना, उनकी रामायण थी, तो मुझे याद आया कि उन्होंने रामायण में जिस तरीके से उन्होंने लिखा है कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिले अव्वल हुई तमाम, मंजूर था जो माँ की जियारत का इंतजाम, दामन से अश्क पूछ के दिल से किया कलाम। तो मुझे लगा कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम। अब चकबस्त आज होते और आज ये लिखते तो सिर्फ इस खुदा की वजह से उनको जो है वो इसी तरह की परेशानियों में उलझना पड़ता, इस तरह की परेशानियों में नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल या फिर अनुभव सिन्हा उलझे हुए हैं। yes. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अविनाश सर के पास पुनः लौटूंगा, बल्कि सभी से यही सवाल चाहूंगा। जैसे अविनाश सर ने पहले अपने राउंड में कहा है कि मतलब बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा है जो दिखता है, इसका विरोध नजर आता है। और इसके साथ साथ जो ये लड़ाई कहीं ना कहीं बहुत बार दिखता है कि राइट और लेफ्ट की जो लड़ाई होती है, कि ये आप जैसे ही आपको सूट ना करे आप उसमें लेफ्ट लाइए, और उसके साथ साथ अविनाश सर ने खुद ने उसको भोगा है, बताया भी है।
और तीसरी बात यह है सर कि जो इतिहास से छेड़छाड़ की बात होती है, इसके रोकने के लिए क्या आप सोचते हैं कि क्या कुछ हो सकता है? आपको नहीं लगता है कि जो हालांकि है जो हमारे जो प्रमाण पत्र देने वाले बोर्ड्स हैं और हैं, क्या और ठोस हो सकता है कि ऐसे विवाद ना हो और बहुत स्मूथली और फिर उसके साथ तथ्यों से खेल खिलवाड़ करने का सिलसिला भी थमे रुके? दोनों तीनों पर आपसे लेकर और मैं वापस अजय जी तक जाऊंगा, यही रहा है। अविनाश सर। संजीव भाई, जब मैं मीडिया में था तो मुझे लगता था कि यार ये मीडिया जो है वो बहुत खराब होता जा रहा है, अब यहाँ पे पत्रकारिता की गुंजाइश बच नहीं रही है सर। लेकिन पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने एक वैकल्पिक मीडिया खड़ा कर दिया और लोग यहाँ से वहां आने लगे, है ना? तो आप समझिए इस बात को कि कभी भी जो समांतर धारा है ना, उसकी गुंजाइश हमेशा बची रहती है। हमारा जो पूरा मेनस्ट्रीम सिनेमा है उसमें इतनी सारी पूंजी लगी हुई है कि सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है कि वो अपना सिनेमा खड़ा कर पाए। लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, लोगों के हाथ में जो है वो कैमरा आ गया है, धीरे धीरे इसी तरह के एक वैकल्पिक सिनेमा भी खड़ा होगा जिस तरीके का वैकल्पिक मीडिया आज खड़ा हो पाया है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो सत्ता होती है वो बहुत आसानी से अपने पक्ष में इतिहास लिखवा सकती है, बहुत सारी मतलब दीवारें ऐसी खड़ी कर सकती है क्योंकि उनके पास संसाधन है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हिटलर के लिए बहुत सारी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने वाली एक जर्मन फिल्म निर्देशक थी, लेनी रिपेनस्थाल, है ना? वो उनको हिटलर्स फिल्म गॉडेस भी कहा जाता था। तो वो उनकी पूरी दुनिया में एक तो आलोचना हो रही थी उस तरह की फिल्मों के लिए, लेकिन उन पर ये आरोप था कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म बनाती है। तो वो एक बहुत अच्छा वाक्य बोलती थी कि आई जस्ट वांट टू मेक ब्यूटीफुल फिल्म्स whether they are considered propaganda or not। मैं बस सुंदर फिल्में बनाना चाहती हूँ, चाहे उन्हें प्रोपेगेंडा माना जाए या ना माना जाए। तो ये जो इस वक्त चाहे विवेक अग्निहोत्री हो, चाहे हमारे एक दादा हैं जिन्होंने केरला स्टोरी बनाई, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं, हम लोग काफी शामें साथ में गुजार चुके हैं, बाद में फिर बस्तर फाइल्स भी उन्होंने बनाई, है ना? वो लेफ्ट थे, है ना, अल्ट्रा लेफ्ट, और अचानक से उनके दिमाग में हुआ कि यार कुछ नहीं हो सकता लेफ्ट का, और मोदी तो अनंत काल के लिए रहेंगे। तो उन्होंने बहुत प्यार से जो है अपने आप को उस तरफ शिफ्ट कर लिया जहां उनको गलत बयानियां करनी थी, एक नए किस्म का इतिहास रचना था जिसके आधार में कुछ नहीं था। तो उन्होंने शुरू किया। लेकिन कमाल की बात यह है कि हिटलर जब गया उसके बाद लेनी बहुत लंबे समय तक जो है वो गायब रही, उनको बायकॉट कर दिया गया। मेरी बेटी आई है तो निश्चय, कोई प्लीज मैं घर पे हूँ उसी की वजह से। सर। तो मतलब इस तरीके से इतिहास ने उनके साथ जो है वो न्याय कर दिया जो आमतौर पे समय करता है। तो इस वक्त के भुक्तभोगी हम हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लोकतंत्र है। मैं देख रहा हूं कि अजय जी जिस तरीके से उन्होंने फैक्ट रखे, जिस तरीके की बात रखी, ये बहुत आसान नहीं है इन तमाम चीजों को फालतू की प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए जो है वो हटा पाना। मुझे लगता है कि प्रोपेगेंडा फिल्मों के लिए भी, जैसे लेनी कहती थी कि आर्ट तो आना चाहिए, प्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात की कि भाई 2 फिल्म चली और 72 फिल्में नहीं चली सर। तो ये जब तक सीखेंगे फिल्में बनाना ये लोग, तब तक मुझे लगता है कि ये रहेंगे नहीं, क्योंकि आवाज जो है विपक्ष में ज्यादा बुलंद हो रही है, ज्यादा ताकतवर हो रही है। बस मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क यही है। नहीं, आप तो द कश्मीर स्टोरी की जो आपने फाइल्स की बात की, उस फाइल्स में तो वो इस्राएली राजदूत ने तो उसको क्रिटिसाइज बहुत खुलेआम किया था। लापिड ने कहा था कि आपको शर्म आनी चाहिए, उस पे उसको नहीं वो कर। सर मैं ये कह रहा हूं कि जब हम अपने लोगों की, अपने ताकतवर लोगों की, अपने समझदार लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि दूसरे ग्रह से आकर के कोई आदमी जो है सच बयानी कर जाएगा और इनको शर्म से झुकना पड़ेगा, मुझे लगता है।